हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। Whether a change is needed in the regime of Special Marriage Act is for the Parliament to decide. This court must be careful not to enter into the legislative domain. ये बात CJI DY चंद्रचूड़ ने तब कही जब वो समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता देने के मामले में फैसला सुना रहे थे। उन्होंने ये साफ कहा कि किसी भी तरह के कानून बनाने या उसमें बदलाव लाने के लिए विधायिका जिम्मेदार है और कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देगा। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलने का सपना टूट गया था। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही धारा 377 को खत्म करते हुए होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर दिया था, जिसके बाद से ही ये उम्मीद की जा रही थी कि सेम सेक्स के लिए मैरिज एक्ट में भी बदलाव किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि भारत एक विवाह आधारित संस्कृति है जहां शादी की मान्यता बहुत जरूरी है। ये मान्यता लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कपल्स को भी मिलनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट तो जरूर पहुंचा, लेकिन इसमें LGBTQ कम्युनिटी को सफलता नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानून बनाने से मना नहीं किया, बस उसने अपनी सीमाओं को बताते हुए इस मामले को देश की संसद के लिए छोड़ दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि होमोसेक्सुअल कम्युनिटी के लिए अगर राइट टू लव को लीगल किया जा सकता है तो राइट टू मैरिज को क्यों नहीं। आइए पहले इस पूरे मामले को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि केंद्र सरकार का समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर क्या रुख रह सकता है। भारत में समलैंगिकता और समलैंगिक विवाह का मुद्दा। आज भी दुनिया के 62 देशों में समलैंगिकता को लेकर भेदभावपूर्ण कानून हैं। कई देशों में इसे अप्राकृतिक माना जाता है, कुछ देशों में तो इसके लिए मृत्यु दंड तक की सजा है। भारत में भी इन्हीं देशों की तरह 2018 तक समलैंगिकता को अपराध माना जाता था। इसे अपराध मुक्त बनाने में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल रहा। भारत में समलैंगिकता को कानूनी करना ही बहुत बड़ा कदम माना गया, जिसे लेकर बड़े स्तर पर विरोध भी हुआ। लेकिन उसी समय यह सवाल भी उठा कि अगर सेम सेक्स के लोग एक साथ कपल की तरह रहते हैं और उनके साथ रहने को कानूनी मान्यता दी जा सकती है, तो उन्हें शादी करने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता। यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये बुनियादी अधिकारों की वैधता से जुड़ा है, लेकिन उसके साथ ही बहुत से लोगों की जिंदगी इसी सवाल से जुड़ी हुई है। आप इसे ऐसे समझें कि समलैंगिक विवाह को मान्यता न मिलने से ऐसे जोड़े बहुत सी ऐसी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे जो देश में शादी के बाद लोगों को हासिल होती हैं, जैसे प्रॉपर्टी में नॉमिनी बनाने से लेकर गोद लेने और टैक्स लाभ जैसी सुविधाएं। यहां यह भी जानना जरूरी है कि भारत में शादी का कानून कैसे काम करता है, जिससे समलैंगिक विवाह की मांग समझ में आए। भारत में शादियों का कानून धर्म के आधार पर काम करता है, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट। इसी को लेकर समलैंगिक विवाह का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारत का कानून दो अलग अलग धर्मों के लोगों को शादी की अनुमति देता है। यह कानून सभी भारतीय नागरिकों के लिए मान्य है, साथ ही उनके लिए भी जो भारतीय तो हैं लेकिन भारत से बाहर रहते हैं। इस एक्ट से किसी भी धर्म के लोग बतौर भारतीय नागरिक अपनी शादी को कानूनी मान्यता दिला सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए हेटेरोसेक्सुअल यानी विपरीत लिंगी जोड़ा होना जरूरी है। इस एक्ट की नींव 19वीं सदी में ही रख दी गई थी, जब सिविल मैरिज एक्ट पर बहस शुरू हुई थी। साल 1954 में इस एक्ट को एक बार फिर से रिवाइज किया गया, जिसके बाद इस एक्ट में 3 नियम बनाए गए। पहला ये कि विशेष विवाह के लिए पंजीकरण की सुविधा दी जाए। इसके साथ ही अलग अलग धर्मों के लोगों को शादी की सुविधा दी जाए। तीसरा नियम यह था कि शादी के बाद तलाक की सुविधा भी हो, लेकिन यह सुविधा सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल शादियों के लिए ही मान्य है। इसी स्थिति को खत्म करने के लिए ही समलैंगिक विवाह का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया और यह कहा गया कि विशेष विवाह अधिनियम को जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाए। इसके पीछे तर्क दिया गया कि अगर दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो एक दूसरे से शादी करना उनका मौलिक अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ऐसी सीमाएं लागू हैं। आज दुनिया भर में भारत जैसे कई देश हैं जहां समलैंगिकता तो कानूनी है, लेकिन समलैंगिक विवाह की इजाजत नहीं है, जिसमें लेबनान, तुर्की और कजाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। वर्तमान में 133 देशों में समलैंगिकता कानूनी है, लेकिन इनमें से सिर्फ 34 देश ही ऐसे हैं जहां समलैंगिक विवाह भी कानूनी है, मसलन अमेरिका, न्यूजीलैंड और नेपाल जैसे देश।
गौर करने वाली बात है कि पूरी दुनिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देना बहुत पुरानी बात नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 2001 में हुई है। 2001 में नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहां पर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में ऐसे प्रगतिशील कानून को एकदम से आम लोगों पर लागू कर पाना बहुत मुश्किल होगा। यही वजह है कि केंद्र सरकार अभी भी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के पक्ष में नजर नहीं आती। आइए समझते हैं कि केंद्र सरकार इस पूरे मुद्दे पर क्या तर्क देती है। समलैंगिक विवाह के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा तो उनका कहना था कि समलैंगिक जोड़ों के पार्टनर की तरह रहने की तुलना किसी भी तरह से भारतीय परिवार की इकाई से नहीं की जा सकती। ऐसा परिवार जो एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के साथ से बनता है। सरकार का यह भी मानना है कि विवाह कानूनों में इस तरह की दखल देने से धार्मिक भावनाएं आहत होने का खतरा है। भारतीय संस्कृति में शादी को एक पवित्र प्रथा माना जाता है। आज भी देश भर में समलैंगिकता को लेकर उस स्तर की स्वीकार्यता नहीं है कि इसे पवित्र रिश्ते के तौर पर देखा जाए। इस तर्क से भी सरकार समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से बचती है। समलैंगिक विवाह के खिलाफ कुछ सामान्य तर्कों को देखें तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे संविधान की मूल रचना को नहीं बदला जा सकता, उसी तरह से विवाह की मूल बातों को भी नहीं बदला जा सकता। साथ ही कहीं ना कहीं इस बात का भी डर लोगों के मन में है कि अगर इसे मान्यता मिल जाती है तो गोद लेने, तलाक, संपत्ति के नामांकित व्यक्ति जैसी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल होने लगेगा। ऐसे में अब ये तय देश की संसद ही करेगी कि देश में समलैंगिक लोगों को शादी की इजाजत दी जाए या नहीं। अगर हम भारत में LGBTQ+ समुदाय की बात करें तो मल्टीनेशनल रिसर्च फर्म इप्सोस LGBTQ प्राइड 2021 ने ग्लोबल सर्वे करवाया था। इसी रिपोर्ट ने बताया कि भारत की करीब 3% आबादी समलैंगिक है। लेकिन ये आंकड़े कितने सटीक हैं, ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समलैंगिकता की पहचान करना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कुछ शारीरिक कारक से लेकर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारक तक शामिल हैं। भारत जैसे देश में तो लोग बहुत से सामाजिक दबाव में अपने ओरिएंटेशन को कबूल करने से डरते हैं। कई बार जागरूकता की कमी के कारण उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता। ऐसे में ज्यादा संभावना है कि इस तरह के सर्वेक्षण में भी लोगों ने झूठ बोला हो। अगर 3% की संख्या को ही लेकर चलें तो भी एक बड़ी जनसंख्या इस समुदाय से संबंधित है। ऐसे में आइए जानते हैं अधिकारों के लिए इनके संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई। भारत में LGBTQ+ का इतिहास। LGBTQ+ का इतिहास तो औपनिवेशिक युग से शुरू हो जाता है, जब अंग्रेजों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत 1860 में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया था। यह कानून 1947 में भारत की आजादी के बाद भी बना रहा, जो करीब एक सदी तक LGBTQ+ व्यक्तियों के साथ भेदभाव करता रहा। फिर किसी तरह से LGBTQ समुदाय के लोगों का संघर्ष धीरे धीरे सामने आया और 1990 के दशक में पहला LGBTQ+ संगठन बना, जिसका नाम था एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन। दिल्ली स्थित इस संगठन ने इस भेदभाव और हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू की। साल 2001 में नाज फाउंडेशन नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। दिल्ली हाईकोर्ट में धारा 377 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई और कहा गया कि ये औपनिवेशिक कानून एक तरह से एक समुदाय के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस PIL के बाद LGBTQ समुदाय का देश भर में विरोध शुरू हो गया। रूढ़िवादी समूह, धार्मिक नेताओं से लेकर बहुत से राजनीतिक नेता और उनकी पार्टियों ने इस बात का विरोध किया और समलैंगिकता को पश्चिमी संस्कृति और अपवित्रता करार दिया। इन सभी विरोधों के बावजूद LGBTQ समुदाय का संघर्ष रंग लाया। करीब 8 साल तक चले इस केस में साल 2009 में अंतिम फैसला आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में धारा 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन इस जीत को साल 2013 में एक बार फिर से चुनौती दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को 2013 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला करीब 5 साल तक चला। 2018 में इस पर 5 जजेस की बेंच ने फैसला लिया। इसमें भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में धारा 377 को एक असंवैधानिक कानून घोषित कर दिया। इस तरह आखिरकार 6 सितंबर 2018 को देश में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, जिसका फैसला सुनाते हुए DY चंद्रचूड़ ने कहा था, What makes life meaningful is love. The right that makes us human is the right to love.
मतलब जो चीज जीवन को सार्थक बनाती है वह है प्यार। वह अधिकार जो हमें इंसान बनाता है वह है प्यार करने का अधिकार। 2018 का यह फैसला न सिर्फ ऐतिहासिक बना बल्कि इसे LGBTQ+ अधिकारों की एक बड़ी जीत माना गया। लेकिन ये कानूनी जीत है। आज भी इस समुदाय की अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी है। समलैंगिक लोगों को आज भी समाज, कार्यस्थल या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर उनके बारे में जानने के बाद सम्मान नहीं दिया जाता। इन्हें आज भी बहुत तरह का भेदभाव झेलना पड़ता है, जिससे इनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, आवास आदि पर पहुंच सीमित हो जाती है। भारत जैसे धार्मिक देश में जहां हर धर्म के अपने निजी कानून हैं, वहां पहले तो समलैंगिकता को स्वीकार करना ही बहुत मुश्किल है। आज जहां भारत में अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह करना भी स्वीकार्य नहीं है, वहां समलैंगिक विवाह को प्राथमिकता मिलना तो बहुत दूर की बात है। हालांकि इस दिशा में कुछ कदम जरूर उठाए जा सकते हैं, जिसकी शुरुआत समाज में समलैंगिकता को लेकर स्वीकृति बढ़ाने से होनी चाहिए। कुछ NGO इसे लेकर काम भी कर रहे हैं। एक बार अगर समाज को तैयार कर लिया जाए तो संसद से कानून पारित कराना भी आसान होगा, क्योंकि वहां बैठे प्रतिनिधि इसी समाज से आते हैं। समलैंगिक संबंधों को सबसे पहले भारतीय समाज में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, तभी इस दिशा में कानूनी समाधान लाना आसान होगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।